राधा रसोई में खाली कनस्तरों को पलट रही थी, जिनसे सिर्फ खालीपन की आवाज आ रही थी। माधव आंगन में बैठा हुआ अपनी फटी हुई चप्पल को धागे से सिलने की कोशिश कर रहा था। बस कीजिए माधव, इस चप्पल की तरह हमारी किस्मत भी फूट चुकी है। अब इसे सिलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं राधा? हार मान लूं? आर्यन स्कूल से आता ही होगा। उससे क्या कहूंगा कि आज रात भी उसे सिर्फ पानी पीकर सोना है? घर में मुट्ठी भर आटा भी नहीं है। राशन वाले ने साफ मना कर दिया है कि जब तक पिछला हिसाब नहीं होगा एक दाना नहीं मिलेगा। अब तो डर लगता है कि कहीं भूख हमारे बच्चे की मुस्कान न छीन ले। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ठाकुर भानु प्रताप के पास जा रहा हूं। नहीं माधव, उस कसाई के पास मत जाइए। पूरा गांव जानता है कि वो कर्ज नहीं जाल बिछाता है। कितनों के घर और खेत उसने लील लिए हैं। रास्ता क्या है राधा? भूख और उस ठाकुर के जाल में से मुझे एक को चुनना है। मैं अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। माधव तेज कदमों से ठाकुर की हवेली की ओर चल दिया। रास्ते में उसे अपना सूखा खेत दिखा। हे ईश्वर, देख ले, मेहनत की तो उम्र बीत गई। अब इज्जत नीलाम करने जा रहा हूं। बस लाज रख लेना। अरे देखो लल्लू, कौन आया है? चंदनपुर का सबसे ईमानदार किसान माधव। आओ माधव, आज हवा का रुख कैसे बदल गया? ठाकुर साहब, मजाक न उड़ाइए। वक्त की मार आपके दरवाजे पर ला खड़ा किया उसने। बस बस कुछ उधार चाहिए था। उधार? माधव भाई, हम तो दान करने के लिए बैठे हैं, पर ये बताओ, चुकाओगे कैसे? खेत तो तुम्हारा रेगिस्तान बन चुका है। अगली फसल अच्छी होगी ठाकुर साहब। मैं दिन रात एक कर दूंगा। बस इस वक्त घर के लिए अनाज चाहिए। ठीक है, बोलो कितने? 500? 1000? जी, बस 1500 दे दीजिए। राशन और बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। 1500? क्या माधव, तुम भी बच्चे जैसी बात करते हो। 1500 में आजकल क्या आता है? अरे मेरी मानो तो कम से कम 10-12 हजार रुपए ले जाओ। क्या पता अगली बारिश कब हो। बार बार हाथ फैलाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। इतने पैसे? पर ठाकुर साहब, मैं इन्हें चुकाऊंगा कैसे? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, हम है ना। तुम बस 10,000 लो, आराम से काम चलाओ। तुम जैसे शरीफ आदमी से हम क्या जल्दी करेंगे। ठाकुर कह तो सही रहा है, पता नहीं कब बारिश हो। थोड़े पैसे हाथ में रहेंगे तो आर्यन को कुछ ना कुछ अच्छा खिला सकूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, 10,000 ही दे दीजिए। ब्याज क्या होगा? ब्याज? अरे अपनों से क्या ब्याज। चलो, फिर भी हिसाब तो रखना पड़ता है। बस 10% महीना। पर तुम अपने हो तो 8% दे देना। मंजूर? 8% महीने? ठाकुर साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे तो मत लो, जाओ किसी और से मांग लो। पूरे गांव में कोई फूटी कौड़ी दे दे तो मेरा नाम बदल देना। माधव मजबूर था। उसने कांपते हाथों से ठाकुर के कागज पर अंगूठा लगा दिया। ठाकुर से पैसे लेकर माधव सीधा बाजार पहुंचा। उसकी जेब में नोटों की गड्डी थी, पर कलेजे पर पत्थर। फिर भी अपने बेटे के बारे में सोचकर उसने अपनी चिंता किनारे रख दी। सेठ जी, 5 किलो बासमती चावल, बढ़िया वाला आटा, घी और हाँ, आधा किलो ताजा खोए वाली मिठाई भी दे देना। अरे माधव भाई, आज तो बड़ी लंबी लिस्ट है। कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? लॉटरी नहीं सेठ जी, बस अपने बेटे की मुस्कान खरीदने निकला हूँ। जब माधव भारी भरकम थैला लेकर घर पहुंचा तो राधा दरवाजे पर ही खड़ी थी। सामान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, इतना सारा सामान और ये मिठाई का डिब्बा। माधव, मैंने तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने को कहा था। आप ये सब कहाँ से लाए? ठाकुर ने 10,000 रुपए दे दिए हैं राधा। मैंने सोचा थोड़े पैसे पास रहेंगे तो मुश्किल का वक्त कट जाएगा। 10,000? माधव,
आपने उस आदमखोर से 10,000 रुपए उधार ले लिए। वो हमें बर्बाद कर देगा। कितना ब्याज तय हुआ है? 8% प्रति महीना। ओहो, हे भगवान, इतना तो हमारा खेत पूरे साल में नहीं कमाता जितना उसे ब्याज देना होगा। ये आपने क्या किया? चुप हो जाओ राधा, कम से कम आज हमारा बेटा भूखा नहीं सोएगा। जाओ जल्दी से कुछ अच्छा बनाओ, आर्यन आता ही होगा। तभी आर्यन घर के अंदर दाखिल हुआ। रसोई से आ रही खुशबू और पिता के चेहरे पर चमक देखकर वो समझ गया। वाह पिताजी, आज तो घर की हवा बदली हुई है। क्या बात है? अरे आजा मेरे बेटे, आज तेरी माँ ने तेरी पसंद की खीर बनाई है। हाथ मुंह धोकर आ, आज सब साथ बैठकर भरपेट खाना खाएंगे। खाना खाते समय आर्यन ने देखा कि माँ बाप मुस्कुरा तो रहे हैं, पर उनकी आंखों के पीछे एक डर छिपा है। पिताजी, मैं छोटा हूं पर समझदार हूं। ये सब उधार के पैसों से आया है ना? बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब सोचना मेरा काम है। नहीं पिताजी, आज मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे अपने घर बुलाया है। उसके पिताजी शहर में बहुत बड़े कारोबारी हैं। विक्रम कह रहा था कि उसके पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं। शायद वो मेरी कुछ मदद करे। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है। उसने मुझसे कहा कि मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी की जाती है। और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है हमारी गरीबी का अंत वहीं से शुरू हो। संभल कर जाना बेटा, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, पर हमें अपनी जमीन नहीं छोड़नी है। जमीन नहीं छोड़ूंगा पिताजी, बस उस जमीन को ठाकुर के हाथों से बिकने से बचाऊंगा। आर्यन अपनी साइकिल खड़ी करके विक्रम के बड़े से घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कभी इतना बड़ा मकान नहीं देखा था। हर तरफ रोशनी थी और दीवारें कांच की तरह चमक रही थीं। आर्यन आजा भाई आजा। हाँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। देख, मैंने पिताजी को तेरे बारे में सब बताया है कि तू स्कूल में कितना होशियार है। विक्रम, घर तो बहुत सुंदर है तेरा, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ। अरे यार, तू अंदर तो चल। अंदर एक बड़े से कमरे में विक्रम के पिता जगदीश जी बैठे हुए थे। उनके सामने मेज पर 3-3 कंप्यूटर स्क्रीन लगी थीं, जिन पर लाल और हरी लकीरें ऊपर नीचे जा रही थीं। आओ बेटा आर्यन, बैठो। विक्रम बता रहा था कि तुम्हारे पिताजी खेत में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी घर के हालात थोड़े तंग हैं। जी अंकल, पिताजी दिन भर खेतों में पसीना बहाते हैं, पर कभी बारिश धोखा दे जाती है तो कभी ठाकुर का ब्याज हमारी फसल खा जाता है। बेटा, मेहनत दो तरह की होती है, एक जो सिर्फ शरीर थकाती है और एक जो दिमाग का इस्तेमाल करके भविष्य बनाती है। आर्यन, क्या तुम अपनी गरीबी मिटाना चाहते हो? जी अंकल, बिल्कुल, पर मैं तो अभी पढ़ रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? तुम इस दुनिया के बारे में जानते हो? इसे शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट कहते हैं। यहाँ लोग कंपनियों में हिस्सेदार बनते हैं और उनके मुनाफे से पैसा कमाते हैं। हिस्सेदार? पर अंकल, मैंने तो सुना है कि ये सब जुआ होता है, लोग उसमें बर्बाद हो जाते हैं। जुआ उनके लिए है जो बिना सीखे और लालच में कूदते हैं। जो इसे समझता है उसके लिए ये कुबेर का खजाना है। क्या तुम सीखना नहीं चाहोगे? हाँ अंकल, अगर इससे मेरे पिताजी का कर्ज उतर सके तो मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूं। ठीक है, कल से तू स्कूल के बाद यहां आ जाना। मैं तुम्हें और विक्रम को व्यापार के वो गुर सिखाऊंगा जो तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। पर याद रखना, इसके लिए सब्र और अनुशासन चाहिए। जब आर्यन वापस पहुंचा तो उसके हाथ में विक्रम की मां द्वारा दी गई मिठाइयों की एक थैली थी। क्या बात हुई आर्यन? विक्रम के पिता क्या कह रहे थे? पिताजी, उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। वो मुझे और विक्रम को व्यापार करना सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हमें सिर्फ बारिश के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, कहीं वो शहर के लोग तुझे किसी मुश्किल में तो नहीं डाल देंगे ना? नहीं माँ, जगदीश अंकल बहुत नेक इंसान है। उन्होंने तो मेरी स्कूल की फीस में भी मदद करने की बात कही है। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है बेटा, अगर तेरी आंखों में इतनी चमक है तो तू जरूर कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। आजा, सो जा अब।
उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में तो बस वो लाल और हरी लकीरें घूम रही थीं। उसे लग रहा था जैसे उसे अंधेरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। आर्यन और विक्रम अपनी नोटबुक लेकर जगदीश जी के सामने बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ कंप्यूटर के पंखों की हल्की आवाज आ रही थी। तो बच्चों, आज तुम्हारा पहला पाठ है। शेयर मार्केट कोई जादू का पिटारा नहीं है, यह भरोसे और व्यापार का खेल है। आर्यन, मान लो कि तुम्हें एक मिठाई की दुकान खोलनी है, पर तुम्हारे पास पैसे कम है, तुम क्या करोगे? अंकल, मैं अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से कहूंगा, तू थोड़े पैसे लगा दे, जब मुनाफा होगा तो आधा तेरा आधा मेरा। बिल्कुल सही, बस यही शेयर मार्केट है। बड़ी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचती है। जब कंपनी तरक्की करती है तो आपका पैसा भी बढ़ता है। लेकिन क्या पापा? लेकिन अगर तुम बिना जांच पड़ताल किए किसी भी राह चलते आदमी की दुकान में पैसे लगा दोगे और वो भाग गया या दुकान डूब गई, तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए इसे सीखना जरूरी है। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कंपनी की जड़ें कितनी मजबूत हैं। आर्यन जल्दी जल्दी अपनी डायरी में लिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, सीखने की भूख। माधव और राधा घर में बैठे थे। तभी अचानक दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। ठाकुर भानु प्रताप अपने 2 लठैतों के साथ वहां आ धमका। उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान थी। क्यों माधव भाई, सुना है आजकल घर में घी के दिए जल रहे हैं? बड़ी बासमती चावल की खुशबू आ रही है तुम्हारी रसोई से। ठाकुर साहब, आइए आइए, वो बस बच्चे के लिए थोड़ा। अरे अरे, सफाई मत दो, हमें तो बस अपने ब्याज से मतलब है। याद है ना, 10,000 का 8% यानी 800 रुपए महीना। महीना पूरा होने वाला है, पैसे तैयार रखना। पर ठाकुर साहब, अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ और बारिश भी नहीं हुई, फसल कहाँ से आएगी? वो मुझे नहीं पता। अगर समय पर ब्याज नहीं मिला तो ये जो तुम्हारा खेत है ना, उस पर मेरा हाल चलेगा। और हाँ, सुना है तुम्हारा छोरा शहर वालों के तलवे चाट रहा है। उन अमीरों के चक्कर में मत पड़ो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। ठाकुर साहब, मेरा बेटा सिर्फ पढ़ने जाता है। पढ़ा लो पढ़ा लो, पर याद रखना माधव, कागज पर तुम्हारा अंगूठा है और मेरा ब्याज मरता नहीं बढ़ता है। ठाकुर हंसता हुआ वहां से चला गया। माधव के हाथ कांपने लगे। तभी आर्यन घर लौटा। उसने ठाकुर को जाते हुए देख लिया था। क्या हुआ पिताजी, वो राक्षस यहाँ क्या कर रहा था? आर्यन, वो ब्याज मांग रहा है। बेटा, अगर हमने पैसे नहीं चुकाए तो वो हमारा खेत छीन लेगा। तू ये सब पढ़ाई छोड़ और मेरे साथ मजदूरी पर चल। नहीं पिताजी, अगर मैं आज मजदूरी पर गया तो हम पूरी उम्र ही मजदूरी करेंगे। आप मुझे बस 3 महीने दे दीजिए, मैं वादा करता हूं ठाकुर का एक एक पैसा उसके मुंह पर मारूंगा। पर बेटा, तू करेगा कैसे? दिमाग से मां, जगदीश अंकल ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, बस आप मुझ पर भरोसा रखो। आर्यन और विक्रम अब चार्ट्स को समझने लगे थे। जगदीश जी ने उनकी मेहनत और अनुशासन को देखकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दोनों के नाम से एक एक डीमैट अकाउंट खुलवाया। बच्चों, अब तुम कागज पर अभ्यास जब कर रहे थे, आज मैं तुम दोनों के खाते में 2 लाख रुपए डाल रहा हूं। ये मेरा निवेश है और तुम्हारी परीक्षा। 2 लाख अंकल, इतने पैसे तो मैंने कभी सपने में नहीं देखे। अगर ये डूब गए तो? इसलिए तो मैंने सिखाया है रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक साथ सारे पैसे मत लगाना। बाजार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अगर लालच करोगे तो बाजार तुम्हें सजा देगा। आर्यन ने बहुत संभल कर शुरुआत की। पहले हफ्ते में उसने छोटे छोटे ट्रेड लिए और करीब 5,000 रुपए कमाए। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आर्यन अपने पुराने मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पेनी स्टॉक यानी सस्ते शेयर पर पड़ी, जिसका दाम सिर्फ 2 रुपए था। इंटरनेट पर हर जगह शोर था कि ये शेयर कल 10 रुपए का हो जाएगा। अगर मैं अपने पूरे 2 लाख इस शेयर में लगा दूं तो रातों रात 10 लाख बन जाएंगे।
पिताजी का कर्ज भी उतरेगा, नया ट्रैक्टर भी आ जाएगा और माँ के लिए गहने भी। जगदीश अंकल तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे तो सालों लग जाएंगे। लालच ने आर्यन की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अगले दिन बाजार खुलते ही जगदीश जी के मना करने के बावजूद आर्यन ने बिना किसी को बताए उस कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। आर्यन की आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। अचानक उस शेयर का दाम गिरने लगा। 2 रुपए से 1 रुपए 80 पैसे, फिर 1.5 रुपए और देखते ही देखते 1 रुपए 20 पैसे। कंपनी के बारे में खबर आई कि वो फ्रॉड थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। पर बाजार को आर्यन की प्रार्थनाओं से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ 1 घंटे में आर्यन के खाते से 80,000 रुपए साफ हो चुके थे। आर्यन, तेरा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? क्या हुआ? आर्यन ने कांपते हाथों से विक्रम को अपना पोर्टफोलियो दिखाया। विक्रम सन्न रह गया। तूने ये क्या किया? पापा ने मना किया था ना, बिना रिसर्च के पेनी स्टॉक में पैसा मत लगाना। तूने सारा रिस्क मैनेजमेंट भूलकर जुआ खेल लिया। तभी जगदीश जी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने माहौल की गंभीरता को भांप लिया। क्या हुआ आर्यन? बाजार ने सबक सिखा दिया अपना? अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर आपके दिए हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा डुबो दिया। मैं अपने पिताजी का कर्ज उतारना चाह रहा था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। याद रखो, स्टॉक मार्केट में फीस तो भरनी पड़ती है। तुमने आज जो 80,000 गंवाए हैं वो तुम्हारी फीस है। इस सब की लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हार मानकर घर बैठ जाओ या अपनी गलती से सीखकर फिर से अनुशासन के साथ खड़े हो जाओ। आर्यन ने अपनी आंखें पोंछीं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता जैसा ही संघर्ष करने की जगह शॉर्टकट चुना था। माधव और राधा खेत में सूखी मिट्टी खोद रहे थे। तभी गांव की पगडंडी पर धूल का गुबार उठा। ठाकुर भानु प्रताप अपनी जीप में सवार होकर आया और सीधे खेत के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर दी। ओ माधव, आज की तारीख क्या है याद है ना? 1.5 महीना हो गया है और तूने पिछले महीने का ब्याज अभी नहीं पहुंचाया है। ठाकुर साहब, बस कुछ दिन और दे दीजिए। आर्यन कह रहा है कि वो कुछ इंतजाम कर रहा है। आर्यन? वो कल का लौंडा, सुना है वो शहर के किसी बाबू के घर नौकर बन गया है। अरे माधव, नौकर की कमाई से मेरा ब्याज नहीं चुकेगा। कल शाम तक अगर मुझे 5,000 रुपए नहीं मिले तो इस खेत पर मेरी रजिस्ट्री होगी, समझा? ठाकुर साहब, रहम कीजिए, ये खेत ही हमारे जीने का सहारा है। सहारा मांगना है तो भगवान से मांगो, भानु प्रताप से नहीं। कल शाम आखिरी मौका। आर्यन अपनी हार से टूट चुका था, पर जगदीश जी ने उसे हारने नहीं दिया। वो उसे एक नई तकनीक के बारे में बता रहे थे। आर्यन, जो हुआ वो भूल जाओ। बाजार में एक नई चीज की लहर पैदा हो रही है, बिटकॉइन। एक ऐसा डिजिटल मुद्रा है, अभी इसकी कीमत बहुत कम है, करीब 19,500 रुपए के आसपास। लेकिन मैंने गौर किया है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। अंकल, क्या यह भी उस पेनी स्टॉक की तरह डूब जाएगा? नहीं, इसके पीछे तकनीक ब्लॉकचेन बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। तुम्हें अपनी बची हुई पूंजी का एक हिस्सा बहुत सोच समझकर लगाना होगा। आर्यन ने उस रात घंटों इंटरनेट पर बिटकॉइन के बारे में पढ़ा। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। उसने तय किया कि वो अब अपनी भावनाओं पर काबू रखेगा। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसने देखा कि पिताजी अंधेरे में सिर पकड़कर बैठे हैं और माँ सिसक रही है। क्या हुआ माँ? ठाकुर फिर आया था क्या? बेटा, कल हमारे पास ये घर और खेत रहने की आखिरी दिन है। ठाकुर ने साफ कह दिया, कल पैसे नहीं मिले तो वो सब छीन लेगा। आर्यन, मैंने तुझे पढ़ने भेजा, पर शायद मेरी तकदीर में ही ठोकरें लिखी थी। पिताजी, कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख रहा हूं। जगदीश अंकल ने मेरा मार्गदर्शन किया है। आप सब कल शाम तक का इंतजार कीजिए। बेटा, तू कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ,
मैं बस वो कर रहा हूं जो ठाकुर जैसे लोग कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगले दिन सुबह आर्यन ने देखा कि बाजार में एक बड़ी खबर आई है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है। उसने घबराने की बजाय अपनी रणनीति तैयार की। आर्यन की आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं। बिटकॉइन का चार्ट किसी ढलान की तरह नीचे गिर रहा था। पूरी दुनिया में पैनिक फैला था। आर्यन देख, बिटकॉइन 19,000 से गिरकर सीधा 12,000 पर आ गया है। लोग कह रहे हैं यही जारी रहा तो तू अभी इसे खरीदने की सोच रहा है। विक्रम, अंकल ने सिखाया था कि जब सब डर रहे हो तभी मौका होता है। मैंने इसकी तकनीक को पढ़ा है। अगर कुछ लोग इससे डर रहे हैं लेकिन बड़ी संस्थाएं इसे नीचे दामों में खरीद रही हैं। मैं अपना बचा हुआ रिस्क मैनेज करते हुए यहां निवेश करूंगा। आर्यन ने करीब 6,500 रुपए के भाव पर अपनी बची हुई पूंजी से बिटकॉइन खरीदे और अपना फोन बंद कर दिया। उसे खुद पर और अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा था। ठाकुर भानु प्रताप अपनी जीप और लठैतों के साथ धूल उड़ाता हुआ माधव के दरवाजे पर पहुंचा। गांव के कुछ लोग भी तमाशा देखने जुट गए थे। क्यों माधव, सूरज ढलने को है। पोटली तैयार की है या खेत की चाबियां दूं? ठाकुर साहब, बस थोड़ा और वक्त। वक्त खत्म। लल्लू, निकालो इस खाट को बाहर और लगा दो बोर्ड खेत पर। आज से ये जमीन भानु प्रताप की हुई। राधा रोने लगी और माधव जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक दूर से आर्यन भागता हुआ आया। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। रुक जाइए ठाकुर साहब, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। ओ, शहर वाला बाबू आ गया। क्या लाए हो? पढ़ाई की डिग्री? उससे मेरा कर्जा तो नहीं चुकने वाला ना। डिग्री नहीं, आपकी पूरी हिसाब को ले आया हूं। बताइए, ब्याज समेत कुल कितनी रकम हुई? 1.5 साल का मूल और चक्रवर्ती ब्याज मिलाकर पूरे 8,426 रुपए है तेरी जेब में। जेब में नहीं, आपके बैंक खाते में। आर्यन ने फोन पर कुछ बटन दबाए। कुछ ही सेकंड में ठाकुर के फोन की घंटी बजी। ठाकुर ने चौंक कर मैसेज देखा। उसके खाते में 9,000 रुपए जमा हुए थे। ये क्या है? तेरे पास इतना पैसे कहां से आए? ये मेरी मेहनत और दिमाग की कमाई है ठाकुर साहब। आपके पूरे पैसे चुका दिए हैं। ऊपर से 500 रुपए अपनी जहरीली जुबान साफ करने के लिए रख लीजिए। और हाँ, अब मेरे पिताजी के खेत की तरफ नजर भी मत डालना। पूरा गांव दंग रह गया। ठाकुर तिलमिलाता हुआ अपनी जीप में बैठकर निकल गया। माधव और राधा की आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटा, ये कैसे हुआ? तूने तो कहा था कि तूने पैसे डुबा दिए थे। पिताजी, मैंने अपनी गलती से सीखा। जो पैसे मैंने छोटे छोटे मुनाफे से बचाए थे, उन्हें सही समय पर सही जगह लगाया। और ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मुझे पूरे चंदनपुर की तस्वीर बदलनी है। माधव ने पहली बार अपने बेटे को एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अपने रक्षक की तरह गले लगा लिया। ठाकुर का कर्ज चुकाने के बाद आर्यन ने चैन की सांस तो ली थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने निवेश को होल्ड करने का कड़ा फैसला लिया था। गांव में अब धीरे धीरे बारिश होने लगी थी और माधव फिर से अपने खेत में व्यस्त हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा धमाका करने वाला है। आर्यन जैसे ही जगदीश जी के पास पहुंचा, उसने देखा कि विक्रम और जगदीश जी टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए हैं। न्यूज पर हेडलाइन चल रही थी, बिटकॉइन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक ही महीने में 500% का उछाल। आर्यन भाई, जल्दी आ। तूने देखा? तूने जो बिटकॉइन 6,500 के आसपास लिए थे, उनकी कीमत आज 3.5 लाख रुपए पार कर गई है। क्या? 3.5 लाख एक बिटकॉइन की कीमत? हाँ बेटा, तुमने गिरावट में जो हिम्मत दिखाई थी, आज बाजार उसका इनाम दे रहा है। तुम्हारा कुल पोर्टफोलियो अगर तुम बेचते हो अभी, तो करीब 1,40,00,000 रुपए का है। आर्यन के हाथ कांपने लगे।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो करोड़ों की बात करेगा। अंकल, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं? बेटा, सफल ट्रेडर वही है जो सही समय पर मुनाफा घर ले आए। मेरा सुझाव है कि तुम 80% हिस्सा बेच दो और बाकी को भविष्य के लिए छोड़ दो। आर्यन ने कांपते हाथों से सेल का बटन दबाया। उसके बैंक खाते में जब रकम आई तो वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। आर्यन घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ और पिताजी सादा नमक रोटी खा रहे हैं। माँ, पिताजी, अब ये नमक रोटी के दिन खत्म हुए। क्या हुआ बेटा, फिर से ठाकुर का कोई चक्कर है क्या? नहीं पिताजी, आज आपका बेटा इतना कमा चुका है कि हम पूरा चंदनपुर गांव खरीद सकते हैं। मैं अब करोड़पति बन गया हूँ। बेटा, मजाक मत कर। इतने पैसे कोई मोबाइल से कैसे कमा सकता है? माँ, ये मजाक नहीं, जगदीश अंकल और विक्रम घर आ रहे हैं। हमने जो सपने देखा था वो सब सच हो गए। कुछ ही देर में जगदीश जी और उनकी पत्नी मिठाइयों के डिब्बे लेकर माधव के घर पहुंचे। उन्होंने जब माधव और राधा को पूरी बात समझाई तो माधव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जगदीश जी, आपने मेरे बेटे को राह दिखाई, वरना हम तो मिट्टी में मिल जाते। माधव भाई, राह मैंने दिखाई, पर चलने का साहस और अनुशासन तो आर्यन का था। इसकी मेहनत से हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं। पिताजी, ये पैसे सिर्फ हमारे लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि अब चंदनपुर का कोई भी किसान बारिश के भरोसे ना रहे। उस रात चंदनपुर के उस छोटे से घर में इतनी खुशी थी जितनी शायद पूरे गांव में कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन आर्यन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। आर्यन के पास अब पैसा था, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन पर थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए सोने के कंगन बनवाए और पिता के लिए एक नया आधुनिक ट्रैक्टर खरीदा। लेकिन उसका असली सपना कुछ और ही था। पिताजी, आज गांव के सभी किसानों की पंचायत बुलाई है। मैं चाहता हूं कि जो तकलीफ हमने झेली वो कोई ना झेले। पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ठाकुर भानु प्रताप भी एक कोने में खड़ा होकर जलन भरी नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल का छोरा आज पूरे गांव का नेता कैसे बन गया। काका, ताऊ और मेरे भाइयों, हम हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं कि बारिश होगी, घर में चूल्हा जलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने और जगदीश अंकल ने मिलकर फैसला किया है कि हम पूरे पंचायत में सोलर पावर ग्रिड और आधुनिक बोरिंग मशीनें लगवाएंगे। हर खेत तक पानी पहुंचेगा, चाहे बारिश हो या ना हो। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ठाकुर की हालत अब खस्ता हो रही थी। उसने लोगों को डरा धमकाकर जो कर्ज बांटा था, अब लोग उसे वापस करने लगे थे, क्योंकि आर्यन ने कई जरूरतमंद किसानों की मदद कर दी थी। तभी गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ ठाकुर की हवेली पहुंचे। भानु प्रताप, हमारे पास शिकायत आई है कि तुम अनपढ़ किसानों से सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर उनकी सारी जमीनें हड़प रहे हो। कागजातों की जांच में यह पता चला है कि तुमने ब्याज दरें सरकार के नियमों से 10 गुना ज्यादा रखी हैं और धोखाधड़ी की है। ये सब झूठ है। माधव से पूछो, मैंने उसकी मदद की थी। मदद नहीं ठाकुर, तुमने मेरी मजबूरी का सौदा किया था। आज कानून हिसाब लेगा। ठाकुर को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया। उसकी काली कमाई और गुरूर दोनों मिट्टी में मिल गए। आर्यन ने ठाकुर द्वारा हड़पी गई कई किसानों की जमीनें वापस दिलाने में कानूनी मदद की। आर्यन अपने खेत के किनारे खड़ा था। अब वहां दरारें नहीं थीं, बल्कि पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। विक्रम उसके पास आकर खड़ा हुआ। भाई, आज तूने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, दुआएं भी कमाई है। पर एक बात बता, इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी तू अभी भी इस मिट्टी में काम कर रहा है? विक्रम, बाजार ने मुझे अमीर बनाया है, पर इस मिट्टी ने मुझे इंसान बनाया है। मैं चाहता हूँ कि चंदनपुर का हर बच्चा लैपटॉप भी चलाए और हल भी। तकनीक और किसानी जब साथ मिलेंगे तभी तो असली तरक्की होगी। आर्यन ने अपने गांव के युवाओं के लिए एक छोटा सा डिजिटल सेंटर भी खोल दिया, जहां वो और विक्रम हर शाम बच्चों को वित्तीय साक्षरता
यानी फाइनेंशियल लिटरेसी और शेयर मार्केट के बेसिक सिखाते थे। आज चंदनपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां अब पक्की सड़कें थीं और हर खेत के किनारे सोलर पंप गुनगुना रहे थे। माधव का वो सूखा खेत अब हरियाली की चादर ओढ़े खड़ा था। गांव के बीचों बीच बने आधुनिक केंद्र के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, चंदनपुर स्किल एंड ट्रेडिंग सेंटर। आर्यन एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहां गांव के नौजवान और कुछ बुजुर्ग किसान भी बैठे थे। सबके सामने टैबलेट और नोटबुक थी। तो भाइयों, आज का सबक यही है कि मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं होता। अगर आप अपनी फसल का सही दाम बाजार में नहीं पा रहे, तो आप कमोडिटी मार्केट के जरिए अपनी कीमत सुरक्षित कर सकते हैं। और याद रखिए, अनुशासन ही सबसे बड़ा साधन है। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। जगदीश जी और विक्रम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। वाह आर्यन, तुमने तो चंदनपुर को देश का पहला स्मार्ट विलेज बना दिया। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें वो पहला सबक सिखाया था। अंकल, अगर आपने हाथ ना पकड़ा होता तो आज मैं भी किसी शहर में मजदूर का काम कर रहा होता। आपने मुझे मछली पकड़कर नहीं दी, बल्कि मछली पकड़ने का तरीका सिखाया है। माधव और राधा बरामदे में बैठे थे। माधव अब शहर के महंगे कुर्ते नहीं पहनता था। उसे आज भी अपनी धोती कमीज ही पसंद थी, पर अब उसके चेहरे पर वो पुरानी झुर्रियां चिंता की नहीं, संतोष की थीं। राधा, देख रही हो, आज हमारा आर्यन पूरे जिले में मशहूर है। कलेक्टर साहब भी उससे सलाह लेने आते हैं। हाँ जी, पर मेरे लिए तो वो आज भी वही आर्यन है जो खीर के लिए मुझसे लड़ता था। अच्छा हुआ उसने वो कंप्यूटर वाली पढ़ाई की। तभी आर्यन वहां पहुंचा और अपने पिता के पास बैठ गया। पिताजी, आज मैंने ठाकुर की उस पुरानी हवेली को गांव के अस्पताल और लाइब्रेरी में बदलने का काम शुरू करवा दिया है। अब किसी को इलाज के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। तूने सिर्फ हमारा घर नहीं सुधारा, तूने हजारों घरों के बुझते दिए जलाए हैं। रात के सन्नाटे में आर्यन अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिख रहा था। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बाजार हो या खेत, मेहनत और दिमाग का सही मेल ही किस्मत की लकीरें बदलता है। अनुशासन, धैर्य और सही मार्गदर्शन, यही सफलता के असली 3 स्तंभ हैं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां गांव के घरों में सोलर लाइट की दूधिया रोशनी चमक रही थी। अब वो एक सफल ट्रेडर ही नहीं, एक सफल इंसान बन चुका था।